वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी ब्रेकडाउन। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमांशी एंड टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट आवर थर्ड चैप्टर व्हिच इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो कैसे पॉसिबल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ओके, चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। कि हम जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होंगे, जो ह्यूमंस होंगे, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है। चलिए, फर्स्ट रीजन इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। हम एनिमल्स के अंदर सरफेस एरिया तो कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है ना। इन ह्यूमंस और इन एनिमल्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। फाइन, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव मेनी सेल्स पैक्ड इनटू अ लार्जर बॉडी। जब हम बाहर से एक एनिमल को देखते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड इट, है ना। उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उससे अगर हम कंपेयर करें उसका आउटर सरफेस तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कम होता है। चलिए, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स they have many cells packed into a larger body, है ना। उनकी जो सेल्स होती है बहुत ज्यादा होती है एंड सेल constitutes the volume and cells makes up the volume. There is less surface area. लेस सरफेस एरिया होता है, जैसे स्किन और लीफ सरफेस। हम अगर बाहर से स्किन को देख रहे हैं और लीफ सरफेस देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि सब्सटेंसेस को एंटर करने की जो जगह है वो कितनी कम है, राइट। कि देयर इज लेस सरफेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इनसाइड। राइट, अंदर जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है, अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सरफेस एरिया। वी कैन से दैट वी हैव अ स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। जो हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। इसीलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। इसीलिए हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, जिसके अंदर क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिलरीज होंगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाए, है ना। मूवमेंट ऑफ substances हो पाए from one part of the region to next part, है ना, और to the other part of the body। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। चलिए, अब नेक्स्ट रीजन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस, क्या हम बोल सकते हैं, डिफ्यूजन एक मूवमेंट करने का तरीका है। चलिए देखते हैं डिफ्यूजन क्या होगा। चलिए, सबसे पहली बात तो डिफ्यूजन जो सब्सटेंसेस करते हैं उनको चाहिए एक सरफेस, ठीक, उनको चाहिए एक सरफेस। चलिए मान लेते हैं कि ये एक रूट का सरफेस है, ठीक, ये रूट्स होंगी, रूट्स का सरफेस होगा, या हम बोल सकते हैं रूट की एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, है ना। रूट्स की सरफेस के बाहर, मतलब हम बोल सकते हैं रूट्स का सरफेस है, सरफेस से बाहर कौन प्रेजेंट है, सॉइल, और सरफेस के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। रूट्स की सेल्स प्रेजेंट है और रूट्स की बाहर क्या प्रेजेंट होती है, सॉइल प्रेजेंट होगी, ठीक। सो दिस इज द सरफेस, ये तो हो जाएगी सरफेस, ठीक। ये है हमारा बाहर वाला पोर्शन, आउटसाइड, और ये हो जाएगा इनसाइड, ठीक। आउटसाइड क्या है, आउटसाइड इज द प्रेजेंस ऑफ सॉइल। बाहर प्रेजेंट है सॉइल और अंदर प्रेजेंट है सेल्स, ठीक बात। अंदर प्रेजेंट है सेल्स और बाहर प्रेजेंट है सॉइल। चलो, अब सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, ठीक। वाटर कैसे प्रेजेंट होगा, वाटर की कंसेंट्रेशन सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा होगी, है ना। या हम बोल सकते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक। H2O के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर वाटर की जो कंसेंट्रेशन होगी वो सॉइल में बहुत ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि सॉइल के थ्रू ही वाटर अब्सॉर्ब करती है प्लांट्स। और सेल्स के अंदर जो वाटर की मॉलिक्यूल्स होंगे या जो वाटर की कंसेंट्रेशन होगी वो बहुत कम, है ना। सॉइल के पास वाटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूट्स। रूट्स की जो सेल्स होती है उनके पास वाटर बहुत कम होता है और सॉइल के पास वाटर बहुत ज्यादा होगा। तो अब क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। अब वाटर मूव करेगा। वाटर मूव कैसे करेगा, वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल टू द इनसाइड ऑफ सेल्स, ठीक है। वाटर मूव करेगा सॉइल से मूव करेगा सेल्स के अंदर। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जहां वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वाटर ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन, जहां पे वाटर की मॉलिक्यूल्स कम है, जहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, वहां मूव करेगा वाटर, है ना। तो वाटर मूव्स अक्रॉस द सरफेस, एक सरफेस है, सरफेस को क्रॉस करके मूव करेगा एंड मूव्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन।
हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ वाटर विल मूव, ठीक है। और इसी मूवमेंट को और इसी ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एक बात, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऐसे अलग अलग गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगी, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, अलग अलग आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक। ये एक मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए बताया है कि कैसे डिफ्यूजन में वाटर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट होगा, ठीक। कहां से कहां मूवमेंट होगा? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जो सब्सटेंसेस होंगे उनका ट्रांसपोर्ट होगा, उनका मूवमेंट होगा, ठीक है। रूट्स की केस में कैसा होगा? सॉइल से मूव करेंगी सेल्स के, ऐसे ही वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है ना। रूट्स कैसे वाटर अब्जॉर्ब करती है? इसी मैकेनिज्म के थ्रू रूट्स वाटर अब्जॉर्ब करती है, ठीक। अब डिफ्यूजन एक बहुत स्लो मूवमेंट, अब ये जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, ये बहुत स्लोली हो रहा है, ठीक। बहुत आराम आराम से धीरे धीरे जो वाटर होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम दी हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स दी लो कंसेंट्रेशन, ठीक। सिंस इट इज अ स्लो मूवमेंट, ये बहुत स्लो मूवमेंट है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में काम, ठीक बात। चलिए लिखते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो डिफ्यूजन है ना, ये प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन है, राइट। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन कैसा मूवमेंट है? स्लो मूवमेंट है। ऑल्सो इट इज अ पैसिव प्रोसेस, मतलब इसके अंदर नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है ना फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन। जहां ये वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, इस मूवमेंट में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, एटीपी की भी जरूरत नहीं, ठीक। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत स्लो मूवमेंट है। ऑल्सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ये कैसा ट्रांसपोर्ट है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्यों शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है? क्यों ये छोटे डिस्टेंस तक ही वाटर का या फिर जो सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट कराता है या उनका ट्रांसपोर्ट कराता है? क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होता है ना। और हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन जैसी चीज नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स को कॉन्स्टेंटली मतलब जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन और अलग अलग चीजों की जरूरत होती है ना, इसीलिए डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो होता है, इसीलिए एनिमल्स के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम देखा जाता है, कुछ कुछ जगह देखा जाता है, लेकिन डिफ्यूजन एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है ना। डिफ्यूजन मेजरली किसमें देखा जाता है? प्लांट्स के अंदर देखा जाता है, ठीक। सी, इट इजंट इनफ टू रीच ऑल सेल्स, है ना। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हर सेल तक जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो सब्सटेंसेस है वो आसानी से नहीं पहुंच पाते, स्पेशली दोज डीप इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ज्यादा सेल्स जो अंदर प्रेजेंट है, डीप प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, जो सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन तक इतने एफिशिएंटली ये सब्सटेंसेस का मूवमेंट नहीं करा पाता, ये सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाता। This is why we need transport systems to quickly move water, oxygen and nutrients to every cell in the body, है ना। इसीलिए हमें एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जिससे क्विकली मूवमेंट हो ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन। आई बात समझ में कि हमारे अंदर डिफ्यूजन जैसा प्रोसेस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी सेल्स को कॉन्स्टेंटली बहुत जल्दी जल्दी क्विकली वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक। प्लांट्स को बीइंग स्टेडी, प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट को तो एक जगह खड़े रहना है, उनको इतनी एनर्जी की कॉन्स्टेंटली जरूरत नहीं होती है ना, इतनी सब्सटेंसेस की कॉन्स्टेंटली क्विकली जरूरत नहीं होती, बीइंग इमोबाइल, स्टेडी होते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं, मोबाइल नहीं होते, है ना, इसीलिए उनके अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए प्लांट्स के अंदर हम डिफ्यूजन कंसिडर करते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स की केस के अंदर डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, है ना। डिफ्यूजन इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं माना। ओके, चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट इज व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम? हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत क्यों है? क्यों हम बोलेंगे कि हमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए हमारी बॉडी के अंदर? फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हम जितनी भी एयर इनहेल करते हैं हम साथ साथ ऑक्सीजन भी इनहेल करते हैं। अब वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचना चाहिए? हमारी एक हर एक सेल के अंदर, हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर, हर एक टिश्यू के अंदर वो ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, ठीक। वो सप्लाई कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेगा, राइट। इसीलिए फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फॉर द डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेशन, जितना भी खाना हम इंजेस्ट करते हैं, जितना भी खाना हम खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते जितना भी फूड होता है जो हम इंजेस्ट करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसका पूरा क्या हो जाता है? प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। अब उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है और अब्जॉर्प्शन के थ्रू हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक बॉडी पार्ट के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स डिलीवर होते हैं, है ना। तो वो डिलीवरी सिस्टम कौन प्रोवाइड कराता है ना? वो डिलीवर, वो सब्सटेंसेस का डिलीवर, वो न्यूट्रिएंट्स का डिलीवर कौन कराएगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराएगा, राइट। ऑल्सो फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट, देखिए हमने बात करी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिलीवरी कराता है, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, सब्सटेंसेस होते हैं, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा, डिलीवरी करा रहा है, फाइन। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स,
ना, वो डिलीवरी के साथ साथ रिमूवल भी कराता है सब्सटेंसेस। रिमूवल कौन से सब्सटेंसेस का कराएगा? जो हमारे काम के नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, है ना। ह्यूमंस कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब हमारा हम जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं किसके फॉर्म में रिलीज करते हैं? यूरिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं, है ना। आगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अबाउट एक्सक्रीशन, उसमें हम देखेंगे कि यूरिया कैसे रिमूव होता है ना। तो ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, हम यूरिया रिलीज करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड। तो यही यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? जब जब हमारी सेल्स होती है मेटाबोलाइज होती है, जब प्लांट्स के अंदर जब हमारी सेल्स, सॉरी, एनिमल सेल्स का जब रेस्पायर करती है हमारी सेल्स, तब एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, फाइन। तो not only transport system helps in delivery of substances, but it is also important or it is also essential for the removal of waste products like carbon dioxide and urea। okay, चलो, now कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं? हम बात करेंगे अबाउट वेसल्स के बारे में। जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स का काम क्या है? दे मेक अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद सेल्स, क्लोज कॉन्टैक्ट रहती है सेल्स के थ्रू, ensuring quick and efficient delivery of substances। okay, चलिए। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एनिमल्स के अंदर ऐसा कौन सा फीचर होता है, ऐसा कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है? एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड एनिमल्स हैव सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच इज एसेंशियल फॉर मूविंग ब्लड। जितना भी ब्लड होता है वो क्या होता है? कैरी करता है कौन? या फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट। फाइन। क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा? ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स, ऑक्सीजन जो लंग्स ने इनहेल किया है उसको एवरी बॉडी सेल तक पहुंचाने का काम कराता है। ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स जो हमें डाइजेशन के थ्रू मिलते हैं, फूड के थ्रू, फूड के इंजेक्शन और डाइजेशन के थ्रू मिलते हैं, उनका भी हर सेल तक डिलीवरी कराना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल करना। ठीक, ये काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। जैसे हमने अभी एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करी, एनिमल्स के अंदर सब्सटेंसेस का डिलीवरी और सब्सटेंसेस का रिमूवल जैसे जरूरी है, ऐसे प्लांट्स के अंदर भी तो इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट्स के अंदर भी, प्लांट्स भी तो खाना बनाती है अपना, प्लांट्स भी तो वाटर इनटेक करती है, तो उनका भी क्या होना जरूरी है? ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। तो प्लांट्स के अंदर देयर आर टू मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, है ना। दो मेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम, राइट। Xylem is essential for the movement or for the transport of water and minerals, right। Xylem क्या कराता है? It carries water and minerals from the roots to the leaves। जितना भी water and minerals roots absorb करती है ना, roots के through water and minerals absorb होंगे, वो कहाँ से कहाँ तक deliver होंगे? From the roots to the other parts of the plant, right। जहाँ जहाँ water and minerals की जरूरत होगी वहां तक xylem क्या कैरी कराता है? Xylem transport कराएगा water and minerals। फ्लोएम जितना भी खाना प्लांट बनाती है ना, प्लांट खाना किसके फॉर्म में बनाती है? शुगर के फॉर्म में बनाएगी, सुक्रोज के फॉर्म में बनाती है, ग्लूकोज, स्टार्च इनके फॉर्म में बनाती है। तो अब शुगर का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? फ्लोएम। ठीक, शुगर का सिंथेसिस कौन से प्रोसेस से होगा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। कहाँ होगा? लीफ में होगा, है ना। ये लीफ है, लीफ के अंदर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगा। लीफ फोटोसिंथेसिस करेगी और किसका प्रोडक्शन करती है? शुगर का प्रोडक्शन करेगी। अब यही शुगर की डिलीवरी, इस शुगर का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है? फ्लोएम कराता है, फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। लीव्स से जितने भी पार्ट ऑफ द प्लांट्स है वहां तक ट्रांसपोर्ट कराता है ऑफ शुगर, कौन कराएगा? फ्लोएम। ऐसे प्लांट्स के पास दो मेन एसेंशियल बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। एक एलिमेंट होगा जाइलम, दूसरा एलिमेंट होता है फ्लोएम, राइट। चलिए, तो अब हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है। ठीक है, चलिए। our body is made up of millions of cells। जो हमारी बॉडी होती है, it is made up of millions of cells and each cells needs a constant supply of nutrients and oxygen to। और हर एक सेल, हर एक टिश्यू को क्या चाहिए? एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। ठीक, क्या चाहिए? कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी दे दिया फिर 5 मिनट रुक गए फिर बाद में दे दिया। कांस्टेंटली क्विकली चाहिए ऑफ सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एज वेल एज ऑक्सीजन टू सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, जो सेल्स उनकी डिवीजन करेंगी, है ना, तो उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जरूरत है कॉन्स्टेंटली। एट द सेम टाइम वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल भी जरूरत है ना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिमूव्ड एफिशिएंटली। अब क्या होगा अगर इन सबका एक्यूमुलेशन हो जाए? वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत देर तक नहीं निकाल पाए आपकी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में बहुत ज्यादा जमा हो गया, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तो क्या होगा? आपकी बहुत ज्यादा लीथल हो जाएगा ये, है ना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर बॉडी आप बहुत ज्यादा लीथल हो जाएगा आपके लिए, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, जितनी भी आपके ऑर्गन्स है वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। इवेंचुअली इट विल बी लीथल फॉर यू। इसीलिए उनका वेस्ट टाइम टू टाइम वेस्ट रिमूवल भी बहुत ज्यादा जरूरी है और कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। और ये सारे काम कौन कराता है इन ह्यूमंस? ये सारे काम
सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। ये कौन कराता है? ये कराता है एक एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। हम ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज अ हाईली एफिशिएंट सिस्टम। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? हार्ट प्रेजेंट होगा, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक, जो हमारा ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनिमल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तीन मेजर एलिमेंट्स के थ्रू बना होता है। द फर्स्ट इज हार्ट विच इज आल्सो अ पंपिंग ऑर्गन, ब्लड होगा एंड ब्लड वेसल्स। ठीक, चलो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द थ्री मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना। हमारी बॉडी के अंदर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। द फर्स्ट इज आर्टरीज, द सेकंड वन इज वेन्स एंड द थर्ड इज कैपिलरीज। राइट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये तीन मेजर ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी। चलिए एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज एक ऐसी ब्लड वेसल्स है विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। चलिए आर्टरीज है, ठीक है, ए फॉर आर्टरी है ना, एंड ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, A for artery and A for away from heart. A A ऐसे याद रखना कि आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है ना। A for arteries, A for away from the heart. तो आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज एक ऐसी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड होता है और ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना। जितना भी ब्लड होगा इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाएगी ब्लड, ठीक है। अब आर्टरीज है, चलिए अब हमने क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा, जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। तो तीनों ब्लड कैपिलरीज की जो फीचर्स है वो अलग अलग होंगे, राइट। आर्टरीज का काम है टू टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती है? आर्टरीज का काम है कि इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जितना भी ब्लड होगा उसको हार्ट से दूर लेके जाने का काम करती है आर्टरीज। आई बात समझ में? हार्ट से दूर लेके जाएगी और कहां तक लेके जाएगी? ब्लड ऑर्गन्स तक लेके जाएगी। हमारी बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स है वहां तक क्या करेगी? ब्लड का सप्लाई करेगी। हार्ट से दूर लेके जाएगी और ऑर्गन्स तक चली जाएगी, ठीक बात। आर्टरीज की जो वॉल होंगी वो कैसी होगी? थिक होगी एंड इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज की जो वॉल्स होंगी ये कैसी होंगी? थिक वॉल्स होती हैं, ऑल्सो इलास्टिक होती है। क्यों इलास्टिक होती है, क्यों थिक होती है? क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड ट्रैवल करता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ट्रैवल करता है ना। आर्टरीज के अंदर जितना भी ब्लड होगा वो हाई प्रेशर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हाई प्रेशर के थ्रू मूव करता है, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक होती है और इलास्टिक होती है। चलिए ऑल्सो आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है? आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल। कैसा ब्लड होगा आर्टरीज के अंदर? आर्टरीज के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल होता है या ट्रांसपोर्ट कराती है आर्टरीज, ठीक बात। चलिए ये तो थी आर्टरीज की बात। अब है वेन्स। वेन्स का काम है जस्ट ऑपोजिट टू द आर्टरीज। ठीक, आर्टरीज क्या कर रही थी? अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही थी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही थी। वेन्स का काम है जितना भी ब्लड होगा वो हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है वेन्स। ठीक, वेन्स क्या करेंगी? सारे ऑर्गन्स से ब्लड इकट्ठा करेंगी, सारे ऑर्गन्स से ब्लड लेगी, कलेक्ट करेगी और कहां जाके डिपॉजिट कर देगी? हार्ट में जाके डिपॉजिट करने का काम है वेन्स। तो हम बोल सकते हैं कि वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो वेन्स का काम क्या है? वेन्स ब्रिंग्स द ब्लड टू द हार्ट, ये हार्ट के पास लेके आती है ब्लड को, ठीक, टू द हार्ट लेके आती है ये ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। फाइन, कहां से लेके आएंगी? जितना भी ऑर्गन्स है ना, जितनी भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से ब्लड लेके आएगी और कहां जाके डिपॉजिट कर देती है? हार्ट के पास जाके डिपॉजिट। ठीक, अब जो वेन्स है, वेन्स की ब्लड जो लाइनिंग होती है, जो वॉल्स होंगी कैसी होंगी? थिन होंगी। दे हैव थिन वॉल्स। क्यों थिन वॉल्स होंगी? क्योंकि इनके अंदर इनके अंदर जो ब्लड होगा वो इतने प्रेशर के साथ मूव नहीं करता, ठीक बात। इसीलिए इनकी वॉल्स कैसी होती हैं? थिन वॉल्स होती हैं। वॉल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या होगा? जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? ये देखिए, ये देखिए, ये वेन है ना। वेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स। ये वॉल्व्स क्या करते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, बाई डायरेक्शनल फ्लो ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड होगा, वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? लेस प्रेशर के साथ ट्रैवल करता है ना, उसके अंदर इतना प्रेशर नहीं होता, तो वो बाई डायरेक्शनली भी मूव कर सकता है ना। वो सिर्फ आगे ही नहीं, वो पीछे भी ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड पीछे की तरफ फ्लो ना करे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। अगर आगे जा रहा है तो आगे जाए, पीछे आ रहा है तो पीछे आए, है ना। इसका बैक डिफ्यूजन ना हो, इसका बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व प्रेजेंट होते हैं।
आई बात समझ में? चलिए, ऑल्सो ब्लड के वेन्स के अंदर कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है? मेजरली डीऑक्सीजनेटेड। ठीक, जैसे आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल होता है, ऐसे वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होगा? वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई बात समझ में कि वेन्स कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत स्मॉल और बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत पतली पतली एक सेल की बनी हुई ब्लड वेसल्स होती हैं, ओनली हैव विच हैव वन सेल थिक सेल। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी? सिर्फ वन सेल थिक होगी, एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती है, ठीक। और इनके थ्रू अब क्या होता है? डिफ्यूजन पॉसिबल हो सकता है, एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है ऑफ सब्सटेंसेस, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, मटेरियल्स का, जितने भी सब्सटेंसेस होती हैं अलग अलग, उनका भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूजन पॉसिबल क्यों है? गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल क्यों है? सब्सटेंसेस का एक्सचेंज पॉसिबल क्यों है? क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल्स होती है, वो कैसी होती है? बहुत थिक होती है ना। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो बहुत थिन होगी, सॉरी बहुत ज्यादा थिन होती है, वन सेल की बनी होगी, ठीक, जिसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम की बनी होती है विच इज वेरी थिन, जिसकी वजह से क्या होगा? इजीली डिफ्यूजन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस पॉसिबल होता है फ्रॉम कैपिलरीज। ओके, ये तो थी हमारी तीन मेन ब्लड वेसल्स की बात करी, ठीक है। द फर्स्ट वाज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलिए, अब इन ब्लड वेसल्स का काम क्या था? ये ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। ये गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करा रही थी, फाइन। ब्लड के साथ साथ सारी ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और गैसेस होते हैं, ये सब ब्लड के अंदर ही डिफ्यूज होते हैं, ब्लड के थ्रू ही इनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, फाइन। प्रोटेक्शन वाया इम्यून सेल्स, ठीक है, जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ये भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इनके थ्रू हमें क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। चलो, अब हम पढ़ेंगे अबाउट हार्ट। हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अबाउट आवर सेकंड कंपोनेंट व्हिच इज हार्ट। चलिए, हार्ट एक कैसा ऑर्गन है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स का मिलके बना है। कौन सी मसल से मिलके बनता है? कार्डियक मसल्स, राइट। कौन सी मसल से मिलके बना है हार्ट? चलिए, मस्कुलर ऑर्गन है, कौन सी मसल से मिलके बना है? कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स से मिलके बना है हार्ट, फाइन। इसका साइज कितना होता है? इट इज ओनली एज बिग एज आवर फिस्ट। हमारी फिस्ट है, ठीक है, इतना इसका साइज होता है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन, एज बिग एज आवर फिस्ट। इतना साइज होता है हमारे हार्ट का, गॉट इट। फीमेल्स के अंदर जो हार्ट का वेट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स के अंदर जो हार्ट होगा थोड़ा ज्यादा हेवी होता है, एंड जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो हार्ट होता है इट इज स्लाइटली लेस, ना, उसका जो वेट होता है मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। चलो, अब हार्ट कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, किसके थ्रू, किसके कौन सी मसल्स से मिलके बना है? कार्डियक मसल से मिलके बना है, ठीक। इट हैज फोर चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? फोर चैम्बर्स होते हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए, मैं आपको नॉर्मली एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है बेटा, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ठीक। ऐसा हार्ट होता नहीं है, मैं आपको सिर्फ विजुअली दिखा रही हूँ। ये सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो इनके थ्रू एसोसिएटेड होती हैं, और चार चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट, मतलब चार पार्ट्स में हमारा हार्ट डिवाइडेड होता है। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, है ना। और चारों चैम्बर अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड, मतलब एक दूसरे से अलग अलग है, कोई भी कनेक्टेड नहीं, ठीक। ये देखिए, अब ये है द राइट साइड और ये है हमारा लेफ्ट साइड, ठीक। ये देखिए, ये है हमारा राइट साइड, ये होगा हमारा लेफ्ट साइड, ठीक। ये है हमारा राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में प्रेजेंट होगा जो ऊपर वाली जो चैम्बर्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलेंगे? एट्रियम। तो राइट में जो प्रेजेंट है उसको हम बोल देंगे राइट एट्रियम, और जो नीचे वाली चैम्बर्स होती हैं उनको हम बोल देते हैं वेंट्रिकल, ठीक। तो राइट साइड जो एट्रियम प्रेजेंट होगी उसको हम बोल देंगे राइट एट्रियम, और राइट साइड जो वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट साइड जो एट्रियम प्रेजेंट होगा, कि ऊपर वाली चैम्बर एट्रियम होती है और नीचे वाली चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो राइट लेफ्ट साइड जो एट्रियम होगा उसको हम बोल देंगे लेफ्ट एट्रियम, और राइट साइड जो वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, गॉट इट। चलिए, चार चैम्बर्स हैं, चारों चैम्बर्स के नाम पता चले, एक हो जाएगा राइट एट्रियम, एक हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। चार चैम्बर्स होंगे, दैट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। अब हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड आएगा, ठीक है, इसीलिए चारों सेपरेटेड होते हैं, इसीलिए चारों से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, राइट। सो दैट the blood doesn't get mixed, right? So that the blood is never mixed,
डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। फाइन, चलिए राइट साइड, अब हमने देखा लेफ्ट साइड देखा, राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। चलिए अब राइट साइड जो ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड होगा, राइट साइड हमारे हार्ट के राइट साइड आता है डीऑक्सीजनेटेड, राइट हार्ट के राइट साइड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट के लेफ्ट साइड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, राइट हार्ट के राइट साइड कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, अब वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी होगा उसके अंदर लेकिन कम होगा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत कम होगी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा लेकिन उसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होगी, है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए हमने इसे बोला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए हमने उसे बोला है डीऑक्सीजनेटेड। आई बात समझ में, तो हमारे हार्ट के राइट साइड राइट एट्रियम एंड एज वेल एज राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड लेफ्ट एट्रियम एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के पास कैसा आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई बात समझ में, सी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पास कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। लेफ्ट एट्रियम एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। चलिए अब हम देखेंगे इनके थ्रू कौन सी ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड होंगे। चलो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए, दिस इज द डायग्राम, इसे हम अब लेबल करते हैं और सारी चीजें देखते हैं। चलो लेबलिंग करेंगे और साथ साथ हर जितनी भी इसकी ब्लड वेसल्स होंगे उनके बारे में और उनकी फीचर्स भी देखते चलेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले चैम्बर्स को लेबल करें। चलो दिस वाज राइट एट्रियम, है ना, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, ये है लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, चलिए एक बात और, हमने देखा कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो किसके थ्रू सेपरेटेड है, एक मस्कुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, एक मस्कुलर की वॉल होती है ना, एक मसल की वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। उस सेप्टम के थ्रू चारों जो चैम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंशिएटेड होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। उस सेप्टम का नाम क्या है, उस सेप्टम का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, व्हाई एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग अलग रखता है ना, और दोनों के बीच में प्रेजेंट है, एट्रियम के बीच में भी प्रेजेंट है और वेंट्रिकल के बीच में भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये कैसा होता है, मस्क्यूलर हो, है ना, मसल से मिलके बना। फाइन, चलो अब हम देखते हैं कि राइट साइड से कौन सी आर्टरीज एंड वेन्स एसोसिएटेड होती हैं और लेफ्ट साइड से कौन सी आर्टरीज एंड वेन्स एसोसिएटेड। चलो ये राइट साइड है, राइट साइड से सबसे पहले एसोसिएटेड होती है हमारी वेना कावा, ये है सुपीरियर वीना कावा, दिस इज सुपीरियर वीना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। चलिए तो सबसे पहली ब्लड वेसल हमने कौन सी देखी, वेना कावा। ठीक है, जिसके दो पार्ट है, एक है इंफीरियर और एक है सुपीरियर। अब वीना कावा कैसी है, एक वेन है ना, वीना कावा क्या है, वेना कावा एक वेन है। वेन का काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट के पास लेके आना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में से जितना भी ब्लड होगा, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सिंस इट इज द राइट साइड में कैसा आता है, हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो जो वेना कावा होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। सुपीरियर वेना कावा लेके आएगा फ्रॉम दी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जितना भी ब्लड होगा वो लेके आएगा इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, तो सुपीरियर वीना कावा ब्रिंग्स ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंफीरियर वीना कावा ब्रिंग्स ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो वेना कावा इज अ वेन, वेना कावा इज अ टाइप ऑफ वेन व्हिच ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, है ना, वेना कावा brings all the deoxygenated blood from the body parts and
deposits that deoxygenated blood into the right side of the heart. Right side of the heart में वेना कावा क्या करेगा, जितना भी deoxygenated blood है वो लाके डंप कर देगा, वो लाके डिपॉजिट कर देगा, वो लाके ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है, चलो वेना कावा कैसा ब्लड लेके आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया. कहां से लेके आया, बॉडी पार्ट से लेके आया. जितनी भी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी की सेल्स है, सेल्स क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है. रेस्पायर करेंगी तो उसके अंदर क्या एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. वही कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर डिफ्यूज होता है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगा, और वही ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेके आई, है ना. सिंस अब उस ब्लड के अंदर हमारा जो बाय प्रोडक्ट है डीऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड किसमें डिसॉल्व होगा, ब्लड में, और वही ब्लड अब सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेके आई, है ना. और वो ब्लड अब कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. अब यही वेना कावा क्या करेगी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी और कहाँ डंप करती है, राइट एट्रियम में. सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा आएगी और हार्ट के राइट एट्रियम में उस ब्लड को डिपॉजिट कर देगी, उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी. ठीक बात. चलिए, अब एक और आर्टरी एसोसिएटेड होती है राइट साइड से, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी. वेना कावा वाज द वेन. ठीक, अब आएगी पल्मोनरी आर्टरी. Pulmonary artery is the second blood vessel. The first one was vena cava. Vena cava was a vein, right? Superior, inferior vena cava, it was a vein. Pulmonary artery is a type of artery. अब artery क्या करती है? It takes the blood away from the heart, है ना. Pulmonary artery, A for artery, A for away. तो ये blood को कहाँ लेके जाएगी, heart से दूर लेके जाएगी. Pulmonary, what is pulmonary means? Pulmonary means lungs. तो मतलब heart से दूर लेके जाएगी और कहाँ लेके जाएगी, lungs तक लेके जाएगी. ठीक बात. तो अब ये deoxygenated blood कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रहा है, कहां से कहां ट्रैवल होगा, हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है. अब ये डीऑक्सीजनेटेड. आई बात समझ में. चलिए, आपने ये ध्यान किया कि आर्टरी है और राइट साइड कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. लेकिन आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये एक एक्सेप्शन. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये बात याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो कैसा ब्लड कैरी करेगी अपने साथ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक, राइट साइड कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड. राइट साइड आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के पास भी है और पल्मोनरी आर्टरी के पास. ठीक, अब देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा. देखिए, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारे ऑर्गन से किसने कलेक्ट किया, वेना कावा ने. ठीक, ये वेना कावा है, वेना कावा के थ्रू अब जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम में. ठीक, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, सेप्टम प्रेजेंट होगा इनके बीच में. ठीक, उस सेप्टम का नाम है या फिर उस नोड का नाम है या फिर वो एक वॉल्व प्रेजेंट हो. ठीक, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक वॉल्व प्रेजेंट है. क्या, ठीक है, उस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक, क्या है ये, एक वॉल्व. मतलब हम बोल सकते हैं एक ढक्कन का काम करती है या एक गेट का काम कर सकती है ना. ये एक गेट है. ये गेट कब ओपन होगा, जब जितना जो हमारा एट्रियम है वो पूरा फिल हो जाएगा, है ना. जब ये एट्रियम है हमारा राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम पूरा फिल हो जाएगा ब्लड से, तब प्रेशर लगेगा इस गेट पे, है ना, और ये गेट ओपन होंगे. जैसे ही एट्रियम के गेट ओपन होंगे, जैसे ही ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के गेट्स ओपन होंगे, तब क्या होगा, जितना भी ब्लड एट्रियम में होगा वो कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल पे आ जाएगा. जैसे ही ये गेट खुलेगा, जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, वैसे ही जितना भी ब्लड राइट एट्रियम में प्रेजेंट है वो कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल पे आ जाएगा. ठीक, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक, कहां से कहां आया, वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा नीचे वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके कहां डिपॉजिट किया, राइट एट्रियम. ठीक, राइट एट्रियम पूरा फिल होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे और जितना भी ब्लड है वो राइट एट्रियम से कहां जाएगा, अब राइट वेंट्रिकल पे. ठीक, वॉल्व्स खुलेंगी और राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल पे. ठीक, अब राइट वेंट्रिकल से कौन सी वेन एसोसिएटेड है, सॉरी कौन सी आर्टरी एसोसिएटेड है, पल्मोनरी आर्टरी. ठीक, अब यही पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेजेंट होगी ये किससे एसोसिएटेड होती है, राइट वेंट्रिकल से एसोसिएटेड होगी. और राइट वेंट्रिकल के थ्रू अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ चला जाएगा, टुवर्ड्स द लंग्स चला जाएगा. ठीक, यहाँ हम लिख देंगे टुवर्ड्स लंग्स. एक मिनट, चलो, टुवर्ड्स लंग्स. ठीक, और ये जितना भी वेना कावा है ये कहां से आ रहा था, फ्रॉम बॉडी, या हम बोल सकते हैं ऑर्गन्स. ठीक, ये भी कहां से आ रहा था, फ्रॉम लोअर बॉडी.
ये लोअर बॉडी से लेके आ रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये भी फ्रॉम अपर बॉडी लेके आ रहा, ठीक है। और कहाँ लेके आया, टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक। ये लेके आया जितना भी वेना कावा है, ये क्या कहाँ से कहाँ लेके आया, फ्रॉम द ऑर्गन्स टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट में लाके इसने अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिपॉजिट किया, वॉल्व्स खुली, और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। अब ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से अब जाएगा टुवर्ड्स लंग्स, ठीक। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। आई बात समझ, राइट। राइट साइड आपको समझ आया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे ट्रैवल करेगा, ठीक। चलिए, अब ये राइट साइड में कुछ वेन्स एसोसिएटेड होंगी, चलिए उनके बारे में डिस्कस, ठीक। राइट साइड में एसोसिएटेड होती है, सबसे पहले हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, सॉरी लेफ्ट साइड, है ना। एक होगी पल्मोनरी वेन, एक होगी आयोटा, पल्मोनरी वेन एंड आयोटा, ठीक। ये दो ब्लड वेसल्स हैं जो कहां से कौन से उसमें एसोसिएटेड है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एसोसिएटेड, ठीक। पल्मोनरी वेन इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट और वेंट्रिकल, और आयोटा जो सॉरी पल्मोनरी वेन इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट एट्रियम, और आयोटा जो होगी इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल। आई बात समझ में, चल अब देखते हैं कि लेफ्ट साइड कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए देखते हैं कि राइट साइड कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया टुवर्ड्स दी राइट साइड, ठीक। अब लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है, इनके बीच में प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड या हम बोल सकते हैं मिट्रियल वॉल्व, ठीक। राइट साइड कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड है बाइकस्पिड, ठीक बात। चलिए, ये भी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ही प्रेजेंट होगा बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक। चलिए, अब हमने क्या देखा कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, कहाँ लाया, राइट एट्रियम में लाया, राइट एट्रियम की जो वॉल्व है वो खुली और ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से चला गया लंग्स में, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। अब लंग्स क्या करती है, हमने क्या देखा था, लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है वहां पे डिफ्यूजन होगा, है ना। डिफ्यूजन होने के बाद उसमें क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजन है वो ब्लड के पास चला जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जितना भी CO2 है वो कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स से थ्रू होता हुआ, नोज के थ्रू होता हुआ हम उसे एक्सेल आउट कर देते हैं, है ना। और ब्लड के अंदर कौन सी गैस मिक्स होती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड से निकल गया, तो अब हमारा ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, राइट। डिफ्यूजन में जब एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूजन हुआ, उसके थ्रू क्या हुआ, हमारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, हमारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारे हार्ट के पास आया, ठीक है। पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से गया लंग्स में प्यूरिफाई हुआ हमारा ब्लड, किसने प्यूरिफाई किया, एल्वियोलाई ने, ठीक है। एल्वियोलाई हैज द कैपेसिटी ऑफ डिफ्यूजन, है ना। एल्वियोलाई के थ्रू डिफ्यूजन हुआ, सबसे जो जितना भी गैसेस था, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, और क्या हुआ, हमारा ब्लड जितना भी डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में था अब वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड वाली फॉर्म में आ गया, अब वापस हार्ट के पास आएगा वही ब्लड, ठीक। वो ब्लड अब कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये दूसरा एक्सेप्शन है, नॉर्मली वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है ये कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। आई बात समझ में, ये भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी इज आल्सो एक्सेप्शन, फाइन। ये वेन नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। अब पल्मोनरी मींस लंग्स, लंग वेन का काम क्या है, टू ब्रिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, है ना, हार्ट के पास लेके आएगी ब्लड। तो अब ये जो वेन है पल्मोनरी वेन, ये लंग्स से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये हार्ट के पास लेके आएगा, ठीक। अब पल्मोनरी वेन से जितना भी ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक बात। जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से हार्ट में आएगा, कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगा, ठीक है। अब हमारा ब्लड कहाँ आ गया, ये देखिए, ठीक। पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड अब आ चुका है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में सारा ब्लड आ गया, ठीक। अब वॉल्स पे प्रेशर लगेगा, बाइकस्पिड वॉल्व जो होंगी या मिट्रियल वॉल्व होंगी वो ओपन होंगी, और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक बात। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ जाएगा, आयोटा में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आयोटा, और आयोटा क्या है, एक आर्टरी है जो कि वापस अब ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी और सारे ऑर्गन्स तक जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको डिलीवर करेगी, ठीक। और फिर हमारे ऑर्गन्स वापस से रेस्पायर करेंगे, है ना। अब कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, उसमें से ऑक्सीजन लेगी और रेस्पायर करेंगी, मेटाबोलाइज करेंगी, और वापस से ब्लड के अंदर क्या रिलीज कर देंगी, अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगी एज अ बाय प्रोडक्ट, फिर वापस से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना कावा लेके आएगी,
राइट एट्रियम में डिपॉजिट करेगी, राइट एट्रियम के बाद लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल आएगा, फिर वापस लंग्स के पास जाएगा, प्यूरिफाई होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आएगा, आयोटा से वापस सारे बॉडी के पास जाएगा। ये साइकिल आई बात समझ में आपको कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, लंग्स के पास जाता है, वापस हार्ट में आता है एंड देन अपने ऑर्गन्स के पास जाता है। ठीक बात। चलिए मैं आपको एक और अच्छे डायग्राम से समझाती हूँ। चलिए देखिए, ये देखो, चलो ये है हमारा लंग्स। ठीक, ये है लंग्स। लंग्स में हमने पढ़े क्या थे, ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स थे, राइट। और लास्ट में क्या प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, राइट। ये है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक एल्वियोलाई। ठीक बात। चलो ये है हमारा लंग्स। ठीक, ये है लंग्स। लंग्स की टर्मिनल बलून लाइक स्ट्रक्चर जिनको हमने बोल दिया। ठीक, अब हम दिखाते हैं हार्ट। दिस इज आवर हार्ट। ये है हमारा हार्ट। ठीक, इनके बीच में प्रेजेंट है वॉल्स, राइट। यहाँ है सुपीरियर वीना कावा, ये है इंफीरियर वीना कावा। यहाँ प्रेजेंट है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से एसोसिएटेड है कुछ आयोटा। ठीक, और यहाँ प्रेजेंट है हमारी पल्मोनरी वेन। आई बात समझ में। चलो ये है हमारा हार्ट। एक मिनट, चलिए ठीक। चलो अब है हमारी बॉडी। ठीक, चलो बॉडी तो ठीक है, आप ये बेटा आप समझ जाना, ये हमारी बॉडी है। मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। ये बेटा ह्यूमन बॉडी है। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड होती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल होगा। ठीक बात। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड। ठीक, लेफ्ट साइड सॉरी पहले हम देखेंगे राइट साइड। राइट साइड में कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट, अब हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी क्या करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, रेस्पिरेशन करेंगी। बॉडी की जो सेल्स होंगी वो रेस्पिरेशन करेंगी और वो क्या करती है, मेटाबोलाइज करेंगी। एंड क्या यूज करती है, कार्बन ऑक्सीजन यूज करेंगी और क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो सेल्स अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड गेट मिक्स विद द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स मिक्स विद द ब्लड एंड वही ब्लड कहाँ ट्रैवल होता है, हार्ट में ट्रैवल। ठीक है, उस ब्लड को हमें डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनाना है, इसीलिए अब वो हार्ट के पास आएगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आता है, वेना कावा। ठीक, लेके आएगा वेना कावा। वेना कावा भी एक होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर। सुपीरियर लेके आएगा फ्रॉम द अपर पार्ट, इंफीरियर लेके आएगा फ्रॉम द लोअर पार्ट। ठीक, वेना कावा। वेना कावा कैसा ब्लड ब्लड होता है वेना कावा के पास, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। हम बोल सकते हैं डीऑक्सी ब्लड। ठीक, चलिए अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ आ गया, हार्ट के पास आ गया। हार्ट के भी कहाँ पे आया है, राइट एट्रियम में डिपॉजिट हुआ। ठीक, हार्ट के भी राइट एट्रियम में जाके डिपॉजिट हुआ है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फाइन, अब वाया पल्मोनरी आर्टरी क्या होगा, अब हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कैसा वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जाएगा लंग्स के पास। ठीक, ये भी है डीऑक्सी ब्लड, है ना। डीऑक्सी ब्लड हार्ट से जाएगा अब लंग्स, लंग्स में चला गया। ठीक, एक ओके, कहां से कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू
हार्ट से वापस गया लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के साथ डिफ्यूजन होगा, जितना भी हमने इनहेल किया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा, डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का, या बोल सकते हैं मूवमेंट होगा ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी, जितना भी हमने इनहेल किया है लंग्स से, कहाँ पे इनहेल, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, और ब्लड में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो चला जाएगा वापस एल्वियोलाई, ठीक। अब हमारा ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया, हम बोल सकते हैं अब हमारा ब्लड हो गया है ऑक्सीजनेटेड। तो अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये है लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी वेन लेके आएगा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा पल्मोनरी वेन लेके आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के वॉल्स खुलेंगे, ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अब हमारी बॉडी के पास जाएगा, कौन लेके जाएगा, आयोटा लेके जाएगा, ठीक। चलो, यहाँ कैसा ब्लड होगा हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चलो एक बार लिख देते हैं, इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, आयोटा विल आल्सो कैरी ऑक्सीजनेटेड, ठीक। आया आपको ये पूरा फ्लो चार्ट समझ में कि कैसे कहाँ कहाँ ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और कौन सी आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू हो, ठीक। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, रेस्पायर करेगी, और सारा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाके डिपॉजिट कर देगी, कहाँ जाके डिफ्यूज कर देगी, ब्लड में जाके डिफ्यूज कर देगी, और हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जाएगा हार्ट के राइट एट्रियम, ठीक, हार्ट के राइट एट्रियम में जाएगा, कौन लेके जाएगा, वेना कावा लेके जाएगा, वेना कावा लेके जाएगा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल लेके जाएगा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है प्यूरिफाई करा, प्यूरिफाई कौन कराता है, लंग्स कराएगा, तो लंग्स के पास लेके जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, लंग्स में कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, ठीक बात, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स के पास, लंग्स का काम क्या है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में लाना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो ब्लड प्यूरिफाई होगा, अब प्यूरिफाई होने के बाद वापस हार्ट में जाएगा, ठीक, सिंस हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, डायरेक्ट ऑक्सीजन सारी बॉडी पार्ट्स तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं कर सकता, इसीलिए वापस हार्ट में आएगा, और हार्ट फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, और इतनी जोर से पंप करेगा कि फ्रॉम हेड टू टो हमारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हर सेल तक, हर टिश्यू तक पहुंचे, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आर्टरीज का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स, है ना, क्योंकि आर्टरीज होती है आयोटा, आर्टरीज होंगी आयोटा। अब आर्टरीज के अंदर ज्यादा प्रेशर से क्यों होगा, क्योंकि ये हार्ट से लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हर ऑर्गन तक पहुंचा रही है, अगर इसका प्रेशर कम होगा तो ये हर बॉडी पार्ट तक, हर सेल तक, हर टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी, है ना। आपका ब्लड फ्रॉम हेड टू टो एक बार में पहुंचना चाहिए, तो ब्लड जो हार्ट होता है, हार्ट का जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल होगा ये बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है और आर्टरीज के अंदर ब्लड पंप करेगा, ठीक बात। इसीलिए आर्टरीज जो होती है उनकी थिक वॉल होती है और वो इलास्टिक होती है, क्योंकि इलास्टिक इसीलिए होती है क्योंकि आर्टरीज का जो प्रेशर होता है वो कम ज्यादा होता रहता है ना, इसीलिए फ्लेक्सिबल होती है आर्टरीज की वॉल्स, गॉट इट। चल, अब जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके, ठीक। अब बेटा इस बात में कंफ्यूज मत होना, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ये तो एक्सेप्शन है, अच्छे से याद करना कि पल्मोनरी आर्टरी कौन कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस यही एक एक्सेप्शन है, वरना normally artery carries oxygenated blood and normally vein carries the deoxygenated blood, right। जितना भी अब ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम की वॉल्स खुलेंगी, मतलब बाइकस्पेड वॉल्व खुलेगा, और जितना भी ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल विद ग्रेट प्रेशर। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो सबसे ज्यादा थिक होती है, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा चैम्बर है जो सबसे थिक चैम्बर है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो चैम्बर है ये बहुत थिक है, सबसे ज्यादा थिक चैम्बर अगर कोई है हार्ट के पास तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, इसको हम बोल सकते हैं थिकेस्ट चैम्बर, क्यों, क्योंकि ये जो चैम्बर है ये बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ अब ब्लड को पंप करेगा, ठीक, आयोटा के थ्रू ब्लड को पंप करेगा, और जितना भी ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में किसमें ट्रैवल करेगा, हमारी हर बॉडी पार्ट, हर सेल, हर टिश्यू तक पहुंचेगा, ठीक। इसीलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है सबसे ज्यादा थिकेस्ट चैम्बर होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर से ये ब्लड को पंप करेगा, गॉट इट। ब्लड को पंप करेगा और आयोटा के थ्रू हमारी वापस बॉडी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन लेके जाएगा, आयोटा, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई बात समझ गए कि कैसे लंग्स, हार्ट एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, देखिए, ठीक, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चलो, अब इसके अंदर दो टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको ये सर्कुलेशन का पाथवे समझाया है, इसके अंदर दो टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन्वॉल्व, एक सर्कुलेशन में लंग्स इन्वॉल्व है,
है ना। एक सर्कुलेशन में कौन इन्वॉल्व है, लंग्स, और एक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है हमारी बॉडी। लंग्स में कौन सा सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन वाला, है ना, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ एंड पल्मोनरी वेन वापस लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये वाला जो सर्कुलेशन जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है, जिसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम इन्वॉल्व है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है, इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक बात, इस सर्कुलेशन को हम क्या बोल देंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला जो सर्कुलेशन है इसको हम बोल देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है इसको हम बोलेंगे, एक मिनट, वेट अ सेकेंड, चलो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे अब पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये कैसा सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व। आई बात समझ में। और ये जो दूसरा नीचे वाला सर्कुलेशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है ना, जिसमें वेना कावा एंड आयोटा इन्वॉल्व है, उस सर्कुलेशन को हम बोल देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उस सर्कुलेशन को हम बोल देंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसके अंदर हमारी बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व। ठीक, तो हमारे हार्ट में दो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हो रही है, एक हो रही है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक हो रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक में लंग्स इन्वॉल्व है, एक में बॉडी इन्वॉल्व। इसीलिए हमारी बॉडी, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि हमारा हार्ट कैसे सर्कुलेशन कर रहा है, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, दो बार सर्कुलेशन हो, है ना, एक बार हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक बार हो रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, एक बार ब्लड में राइट साइड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस से हार्ट में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। आई बात समझ में कि किस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं और इसके साथ कौन से चैम्बर्स एसोसिएटेड हैं और कौन सी आर्टरीज एंड वेन्स एसोसिएटेड। ठीक, सिस्टमिक सर्कुलेशन है जिसके अंदर वेना कावा एंड आयोटा। आई बात, कौन से चैम्बर्स इन्वॉल्व है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक बात, ठीक, इसीलिए हम हमारे हार्ट को हम बोलते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है। गॉट इट, चलिए, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए अब देखते हैं। नाउ सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा इज एसोसिएटेड विद राइट एट्रियम। मैंने आपको बताया था राइट एट्रियम से कौन एसोसिएटेड है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना, एंड पल्मोनरी आर्टरी विद राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कौन एसोसिएटेड था, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, पल्मोनरी वेन इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कौन एसोसिएटेड था, पल्मोनरी वेन, एंड आयोटा इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक बात, चलो, आर्टरी कैसा ब्लड यूजुअली कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। ये वापस से आपको ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए, वेन्स यूजुअली कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक, चलिए, अब पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, आर्टरी का काम क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट, और पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो मतलब हार्ट से दूर लेके जा रही है और कहां लेके जा रही है, पल्मोनरी मतलब लंग्स के पास लेके जा रही है। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी। और पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आती है हार्ट में, कहां से, लंग्स, लंग से लेके आएंगी टू द हार्ट। ठीक, चलिए, इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, मैंने आपको बताया था सेप्टम प्रेजेंट होगा, मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होगी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इज प्रेजेंट बिटवीन द चैम्बर्स, चैम्बर्स के बीच में प्रेजेंट होती है ताकि चारों चैम्बर डिफरेंशिएटेड रहे, चारों चैम्बर अलग अलग रहे, मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रिवेंट हो सके। ठीक, चलिए, अब एसए नोड एंड एबी नोड आर प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। ठीक, दो तरीके के नोड होते हैं, एक होते हैं साइनो एट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये दो नोड्स होते हैं। आप बस इतना याद रखना, इनका काम मत याद रखना, आप बस इतना याद रखना कि एसए नोड और एबी नोड कुछ होते हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम। ठीक बात, और ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। चलो, ये जो ऐसे नोड है इसको हम बोल देते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। कितनी बात आपको याद रखनी है, ऐसे नोड एंड एबी नोड। ठीक, चलो, फिर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई थी, ये आपको डायग्राम समझ आ गया था, ये सर्कुलेशन आपको समझ आ गया था, इसका पाथवे। ठीक, चलो, नेक्स्ट इज वॉल्स आर प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, मैंने आपको बताए थे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स प्रेजेंट है। राइट साइड कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड जो कि कहां प्रेजेंट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट चैम्बर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है जिससे आयोटा एसोसिएटेड है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इज द थिकेस्ट चैम्बर, सबसे ज्यादा थिकेस्ट चैम्बर है, एंड पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद हाई प्रेशर विद इन द आयोटा।
हाई प्रेशर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, किसमें पंप करेगा, आयोडाइन। ठीक, सिंस द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, हार्ट में ब्लड 2 बार पास होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आई बात समझ में? चल, अब एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज ब्लड सेपरेटेड इन हार्ट। हमने बोला कि चारों चैम्बर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होंगे, है ना, इनके बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तक प्रेजेंट है। तो ये सेप्टम क्यों प्रेजेंट है, क्यों हमारा ब्लड मिक्स नहीं हो सकता, क्यों हमारे बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, और क्यों हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्यों हम उसे मिक्स नहीं करवा सकते। क्योंकि बेटा हमारे अंदर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की डिमांड होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी डिमांड करती है ना, और वो एनर्जी देने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करने के लिए, वो गैसेस का सप्लाई करने के लिए हमारी बॉडी जो है, जो हमारा हार्ट है वो डिफरेंशिएटेड है ना, इसीलिए हमारे जो चैम्बर्स है, हार्ट के चैम्बर्स है वो अलग अलग। अगर हमारा ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो अगर मिक्स हो गया सपोज, है ना, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सपोज मिक्स हो गया, तो उतना एफिशिएंटली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा हमारे सेल्स तक, है ना, जितना क्विकली सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, जितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, वो उतने एफिशिएंटली तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएंगे, एनर्जी जनरेट ही नहीं हो पाएगी, है ना, इसीलिए हमारा जो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेटेड है। ठीक है, देखते हैं, चलिए, इट अलाउज हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ठीक है, हमारा ब्लड इसलिए सेपरेटेड रहता है क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एफिशिएंट सप्लाई चाहिए ऑफ ऑक्सीजन। अगर दोनों मिक्स हो गए तो उतना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, और ये उनके लिए जरूरी है ब्लड सेपरेटेड रहना जिनके अंदर हाई एनर्जी नीड्स प्रेजेंट हो, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। इसीलिए बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ब्लड सेपरेटेड रहता है, बाकी जो रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस और जो लोअर क्लास ऑफ एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्लड मिक्स्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यूज कॉन्स्टेंटली विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और हम हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, है ना, हम हम क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो आउटर एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती, हमारी बॉडी होमियोस्टेसिस मेंटेन करती है, इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके चलती है, बाहर कितनी भी ठंड हो, बाहर कितनी भी गर्मी हो, है ना, हमारी बॉडी एक ही टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, जिसके लिए हाई एनर्जी चाहिए हमें, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो सेपरेटेड है। इन एनिमल्स whose body temperature depends on the temperature in the environment, वो एनिमल्स जिनका क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है, जैसे एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स, उनके पास कैसे चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन बर्ड्स एंड मैमल्स में कैसे होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट इसीलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर वो टेम्परेचर अडेप्ट करते हैं, इसीलिए उनके पास प्रेजेंट होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा, इसीलिए उनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है। फाइन, चलिए, फिशेस तो ओनली हैव 2 चैम्बर्स इन देयर हार्ट, फिशेस जो होंगी उनके पास तो 2 चैम्बर्ड हार्ट ही प्रेजेंट होता है, एंड द ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड के थ्रू एक्सचेंज होगा ऑफ गैसेस, और जितना भी वाटर होगा वो गिल्स के थ्रू बाहर निकला। ठीक, देखिए, मैंने आपको बताया था डबल सर्कुलेशन, उसमें क्या था, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होंगे, हार्ट एंड लंग्स इन्वॉल्व होगा, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसके अंदर हमारी बॉडी इन्वॉल्व होगी, उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, चलिए चलिए, आई बात समझ में, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होगा। ठीक, चलिए, आज के लिए इतना ही, आज हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है, बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो गई है हमारी, आज हम बस इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है उसका क्या काम होगा, कैसे काम करता है जाइलम एंड फ्लोएम, कैसे वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, है ना, आई होप आपको ये डायग्राम्स अच्छे से समझ आ गए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, हर एक पार्ट, हर एक वेसल की इंपॉर्टेंस समझ आ गई हो, उनके फीचर्स समझ आ गए हो आपको। ठीक है, चलिए, प्लीज प्लीज गो थ्रू दिस, और इनके प्लीज नोट्स बना लेना आप, ताकि आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको मेरी लेक्चर समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।